हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं साक्षी, आपकी एजुकेटर और मेंटर, एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चों के टर्म 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होंगे या कुछ लोगों के शुरू होने वाले होंगे, है ना। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हर चैप्टर से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे, इसके बाद आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और 35 में से 35 लाने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर से, जो कि रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो नया पैटर्न है हमारा टर्म 2 का सीबीएसई का, वो क्या रहेगा। तो सबसे पहली चीज, जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें जो एग्जाम होगा हमारा, वो कंडक्ट होगा 2 आवर्स के लिए, एज कंपेयर टू द टर्म 1 एग्जाम। टर्म 1 एग्जाम जो था वो 90 मिनट्स का था, और जो टर्म 2 एग्जाम रहेगा हमारा, वो उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 आवर्स। तो आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। दूसरी चीज, जो टोटल मार्क्स रहेंगे आपके, टोटल मार्क्स रहेंगे 35। यू विल बी ग्रेडेड आउट ऑफ 35 मार्क्स, है ना। आपको 35 में से आपको मार्किंग होगी आपके लिए। और तीसरा जो चीज़ है, दैट इज एग्जाम जो हमारा रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, एज कंपेयर टू जो प्रीवियस एग्जाम था, जो हमारा टर्म 1 का एग्जाम था वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड था। बट ये जो एग्जाम रहेगा हमारा, ये कैसा एग्जाम रहेगा, ये सब्जेक्टिव होगा, है ना। इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। जैसा कि अगर सीबीएसई के सैम्पल पेपर की माने तो देयर विल बी 12 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। टोटल आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ये कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जिनकी वेटेज कितनी रहेगी, जिनके लिए आपको 2 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए यू विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 to 11 क्वेश्चन नंबर 4 to 11 जो रहेगा उसकी मार्किंग रहेगी 3, है ना। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स। और आखिरी जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका रहेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। दिस विल बी योर केस बेस्ड क्वेश्चन। इसकी जो मार्किंग स्कीम रहेगी वो आपको 5 में से इवैल्यूएट किया जाएगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये सब तो हम जानते हैं, हमेशा से पढ़ते आए हैं। बट ये क्या है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, तो इस लेक्चर के एंड में हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाता है और उसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सिलेबस को एक बार देखते हुए। अगर हम टर्म 2 की बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये जो 3 चैप्टर्स आते हैं हमारे, ये चैप्टर्स कंसीडर किए जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। दीज आर कंसीडर्ड अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। और इसकी जो वेटेज रहेगी वो कितनी वेटेज रहेगी, इसकी वेटेज रहेगी 15 मार्क्स। देन अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करते हैं, ये कंसीडर किए जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसकी जो टोटल वेटेज रहेगी वो रहेगी 11 मार्क्स। और लास्ट में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स आता है, ये कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनिक का चैप्टर। इसकी जो टोटल वेटेज हमारे पास रहेगी वो रहेगी 9 मार्क्स, है ना। तो ऐसे 15 + 11 + 9 टोटल मिला के हमारे पास 35 मार्क्स रहेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर का फोकस रहेगा, जो चैप्टर हमें डिस्कस करना है, दैट विल बी स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। ऑल्दो अगर हम डिलीटेड सिलेबस की बात करें तो जो लिक्विड स्टेट है वो रिमूव कर दिया गया है टर्म 2 के सिलेबस से। बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि बहुत सारा सिलेबस जो है ना, 30% सिलेबस ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम गैसियस स्टेट में पढ़ते थे वो भी डिलीट कर दी गई हैं, और लिक्विड स्टेट जो है एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। चले, क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी रहेंगी इस चैप्टर में, जल्दी से एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो किस किस टाइप का इंटरेक्शन शो करते हैं, है ना, किस तरह की बॉन्डिंग होती है, कैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। फिर हमें जो मेन जो हमारा फोकस रहेगा, है ना, वो रहेगा इन गैसियस लॉस पे। व्हाई? बिकॉज जितना भी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल आप सब समझते हैं, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, है ना, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे इन लॉ से ही हमें सॉल्व करने होंगे। इन सारे लॉ से ही निकल कर आते हैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और इन लॉज के बेसिस पे हम एक इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं द वेरी फेमस आईजीई, आइडियल गैस इक्वेशन।
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आइडियल गैस इक्वेशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है, हम वो डिस्कस करेंगे। और फिर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारी गैसेस होती है नेचर में, जो एक्चुअल गैसेस होती है जिनको हम रियल गैसेस बोलते हैं, वो इस आइडियल बिहेवियर से डिफरेंट है, कैसे ये आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएट करती हैं हमारी रियल गैसेस, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें आज के लेक्चर में बात करनी रहेगी। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, केस बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि हमारा जो चैनल है, हमारा जो नेम है चैनल का, वो है अड्डा 24/7। 24/7 मतलब हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं 24/7, है ना। तो लेक्चर के एंड में मैं आपको अपना टेलीग्राम आईडी शेयर कर दूंगी। किसी को भी कोई भी अगर डाउट आता है तो आप किसी भी टाइम आप एक पिंग कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन का पिक्चर सेंड करना है, या आप टेक्स्ट में टाइप कर सकते हैं, तो आप वो भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जस्ट आपको एक पिक्चर क्लिक करना है क्वेश्चन का और मुझे सेंड कर देना है, एंड एज सून एज आई विल गेट द टाइम आई विल रिवर्ट बैक टू यू, है ना। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या जो भी रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन होगा मैं वो रिवर्ट बैक करूंगी आपके लिए, ठीक है। तो आप वहां पे डाउट क्लियरिंग अपनी कर सकते हो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीग्राम, राइट। चले आगे बढ़ते हैं। पहले जो हमारी 3 बेसिक स्टेट्स हैं मैटर की, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिक सी जो 3 स्टेट्स हैं वो आप सब जानते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, है ना। बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है कि भाई मैटर की जो 3 बेसिक स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। और इनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख ही रहा है। सॉलिड में देखिए जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, सबके बीच में बहुत प्यार है, सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो सारे पार्टिकल्स देखो कैसे मिल बांट के रह रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में थोड़ा सा, है ना, थोड़े से डिस्पेरेंसीज हैं पार्टिकल्स के बीच में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। और गैस बड़ा ही इगोइस्टिक है ना। गैस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं पार्टिकल्स के बीच में, सब अपने अपने में खुश है ना, सब अपने अपने मज़े मार रहे हैं। तो सारे जो पार्टिकल्स आप देख पाओगे, जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, इनमें देखो कितना सारा स्पेस है ना। अब ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, राइट। तो जैसा कि यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, गैसेस में ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होंगे ये मैक्सिमम होंगे, और सॉलिड्स में ये क्या होंगे, मिनिमम होंगे, है ना। तो सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली बाउंडेड होते हैं, यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी का मतलब कितना घनत्व है ना, कितने पार्टिकल्स क्लोज हैं एक दूसरे के साथ। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के सबसे ज़्यादा पास है, इसलिए सॉलिड्स की डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा दूर है ना, तो इनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और लिक्विड्स के लिए क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट। देखिए जो लिक्विड्स होते हैं ना, इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सॉलिड्स और गैस के कहीं ना कहीं बीच में लाई करती है ना। दोनों स्टेट के बीच में प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी, किसकी, लिक्विड स्टेट की, है ना। एक एक्सट्रीम पे सॉलिड होगा, एक एक्सट्रीम पे क्या होगा, गैस होगा, है ना। तो सॉलिड्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा सब कुछ क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा। गैसेस के लिए ऑब्वियसली वो सबसे लो रहेगा, है ना। तो हालांकि इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, अब इन चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा डेंसिटी, किसमें इंटरस्टिशियल स्पेसेस ज़्यादा, इन सब पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो हम अपने एक्चुअल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी आप ये समझते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर का क्या मतलब होता है, बिटवीन टू, है ना। बाय इंटर वी मीन बिटवीन टू, ठीक है, बिटवीन टू। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। या तो ये कैसे फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, ठीक है, या फिर ये कौन से फोर्सेस होंगे, या फिर ये होंगे आपके रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स जो है देखो, उनके बीच में आपके रिपल्शंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनको बोला जाता है वंडर वॉल फोर्सेस,
इनको बोला जाता है वॉन डर वॉल फोर्सेस। सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस को वॉन डर वॉल फोर्सेस बोलते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस के लिए एज सच कोई नेम नहीं होता। इन जनरल वी कॉल देम रिपल्सिव फोर्सेस, है ना। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में दो तरह के फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अट्रैक्टिव वालों के लिए एक नेम दे दिया हमने जिसको हम बोलते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस, राइट। तो सबसे पहला टाइप का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, बेसिकली जो वॉन डर वॉल फोर्स है, हमारे सिलेबस में उतना ही है, हमें सिर्फ वॉन डर वॉल फोर्सेस के बारे में बात करनी रहेगी। तो जो सबसे पहला टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंटरैक्शंस। देखिए, अब डाइपोल का क्या मतलब होता है, हमने एक टर्म यहाँ पे लिखा डाइपोल, ठीक है। इस डाइपोल से हम क्या समझते हैं, बहुत सिंपल है ना, जैसे हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें क्या करना है, डाइपोल, डाई का मतलब टू एंड पोल्स का मतलब दो किनारे, दो एक्सट्रीम किनारे, है ना। अर्थ में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, एक टॉप पे नॉर्थ पोल रहता है और बॉटम पे साउथ पोल रहता है ना। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मॉलिक्यूल में पोल क्या होगा, अब मॉलिक्यूल में तो नॉर्थ साउथ की बात नहीं करोगे ना, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे एक पोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दो ये टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का है, केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ाया जाता है, बट मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ ताकि जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़कर भूल गए हैं उनको याद आ जाए, है ना, वो भी ज़रूरी है। तो एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल में डाइपोल का मतलब क्या होगा, एक जो साइड है मॉलिक्यूल की, अगर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए और दूसरी जो साइड है वो क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। सो नाउ दिस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज अ डाइपोल। इसके अंदर दो पोल्स है, एक नेगेटिव एंड है और एक क्या है, इसके पास पॉजिटिव एंड है। तो ये क्या बन गया भाई, हमारा एक डाइपोल बन गया, समझे। जो डाइपोल्स जिन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है उन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो, इस पर सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या आता है वॉन डर वॉल फोर्सेस पे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस पे, कि भाई आपको दो मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें किस टाइप का फोर्स होता है ना। बहुत सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ, बहुत ईजी तरीका, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस टाइप का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस ये ध्यान देना होगा कि मॉलिक्यूल कैसे नेचर का है, क्या वो पोलर है, क्या वो डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करता है, और कैसे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे जिनके लिए डाइपोल मोमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। म्यू जो होता है इससे हम किसको डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट का पूरा टॉपिक, कि जो मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स और डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो किसी भी फोर्स में अगर आप ये टर्म समझते हैं डाइपोल, है ना, डाइपोल का मतलब आप ध्यान रखेंगे पोलर से, ठीक है। डाइपोल का मतलब आप याद रखेंगे पोलर, है ना। अगर कहीं डाइपोल आ गया इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा डाइपोल मतलब ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक पोलर मॉलिक्यूल। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सिंबल है, क्या लगा दिया, है ना। दिस सिंबल इज नोन एज डेल्टा, है ना। जब भी हम एक डाइपोल मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम डेल्टा, वो थोड़ा सा जो चार्ज है उसको हम ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूल का जो एक एंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया और दूसरा जो एंड है वो क्या हो गया, थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट। तो ये पहला डाइपोल मॉलिक्यूल, ये दूसरा डाइपोल मॉलिक्यूल, है ना। इस डाइपोल में नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स थे, इस मॉलिक्यूल में भी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स हैं। अब आप जानते हैं ऑपोजिट्स क्या करते हैं भाई, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, सेम वाले क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, एक लड़का है उसको आके लड़की बोलेगी मेरा ये काम कर दो, बड़ी आसानी से कहेगा हाँ जी बिल्कुल, एक क्या मैं 10 काम भी कर दूंगा, है ना। वहीं उसके पास एक लड़का आ जाए बोले कि भाई मेरा ये काम कर दे, बोलेगा भाग यहाँ से,
है कि नहीं, ऐसा होता है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमेशा जो ऑपोजिट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। तो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली जो अट्रैक्ट कर रहा है अगर, तो कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट कर गए, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस का नाम क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। ठीक, एक तो ये बात। अब एग्जाम्पल्स के हेल्प से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाटर की या HCl की बात करते हैं। चलो, 2 HCl के मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, है ना। आपसे पूछा जाए कि बताओ HCl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह के फोर्सेस भाई इनके बीच में एग्जिस्ट करेंगे, तो आप क्या देखोगे, HCl कैसा है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर है, क्योंकि क्लोरीन को हम नेगेटिव और हाइड्रोजन को हम पॉजिटिव बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। दूसरे HCl में भी एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। तो 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स एग्जिस्ट किए, डाइपोल डाइपोल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HCl और वाटर। ठीक है, वाटर और HCl जब इंटरेक्ट करेंगे तो किस तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है ना भाई। आप देख सकते हो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पार्ट आ गया, है ना। इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पर भी किस तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। समझे कि नहीं, बड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें आपको बताती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ बादाम पॉइंट, है ना। आजकल तो वैसे इंस्टा पे बहुत फेमस हो रहा है कच्चा बादाम, है ना। देखा होगा आप लोग सबने, इंस्टाग्राम तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए वहां से बादाम क्या करता है, देखो भाई बादाम क्या करता है, क्या कहते हैं कि जिसकी याददाश्त कमजोर है भाई उसको बादाम खिलाओ, है ना। उससे क्या होता है, मेमोरी अच्छी होती है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए, है ना, एक बादाम पॉइंट का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इससे आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। अगर ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो आपके पास मेमोरी में रिटेन रहेगी एक बात, और वो बात क्या है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, वो बात क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, फ्लोरीन है आपके पास, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। फोन कॉल जैसा नहीं लग रहा है, फोन कॉल अगर आप प्रोनाउंस करोगे FONCL, कैसा सुनाई दे रहा है, फोन कॉल जैसा सुनाई दे रहा है ना। तो बस आपको याद रखना है फोन कॉल, फोन कॉल याद रहेगा, इससे आपको पता चलेगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दुनिया का कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको स्लाइड सा नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा, कहीं पे आपको क्लोरीन ज्यादा हल्का सा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा, बट याद रखने के लिए बेस्ट तरीका भाई ये फोन कॉल याद रखो, है ना। फोन कॉल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने बात की है स्पेशल टाइप के बॉन्ड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। देखो, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है, और मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF, है ना। तो अब फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, है ना। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और कहेगा कि भाई मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मेरी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो फ्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, हाइड्रोजन विल गेन अ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इस मॉलिक्यूल में भी सेम चीज होगी, ठीक है। अब जैसा थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑपोजिट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, है ना। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे इस तरह के फोर्स को हमने क्या बोला था, डाइपोल डाइपोल फोर्स बोला था, ठीक है। इस तरह के फोर्स को हमने क्या बोला था, डाइपोल डाइपोल फोर्स बोला था। बट वो स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल फोर्स जो हाइड्रोजन और एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बने, उस फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे कि नहीं, है ना भाई। नॉर्मली 2 मॉलिक्यूल्स थे जो डाइपोल्स थे, उनके बीच का फोर्स जो लगा वो क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और उस डाइपोल डाइपोल फोर्स का स्पेशल नाम पड़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक एटम इसमें हाइड्रोजन था और एक एटम जो था वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एटम्स बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इतना शक्तिशाली नहीं होता, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, है ना।
दूसरा मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि HCl, क्लोरीन था वहां पे, तो उसको हम सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। बट जैसे ही फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो उसको हम बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे? ठीक, तो ये चीज आपको हमेशा भी देखो याद रहेगी, हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फोन कॉल, है ना। तो ऐसे जब हम कुछ नए नए तरीके सीखते हैं ना, नई नई बातें अगर हम ऐसे लेकर आएंगे तो इससे आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये लॉन्गर टाइम तक माइंड में रिटेन रहता है ना। बादाम का काम करता है, इसीलिए बादाम पॉइंट नाम है। ठीक है, चलिए नोट कर लेना सब लोग इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप के जो इंटरेक्शंस है उनको बोला जाता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस। अब देखिए, बहुत एक फेमस कहावत बोलती हूँ, आप सबने सुनी होगी, है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सुना है ना, है ना। देखो, बुरी आदतें बहुत जल्दी ले लेता है इंसान दूसरों से, है ना। अच्छी आदतें कभी नहीं सीखेगा, लेकिन बुरी आदतें बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। तो कुछ उसी तरह की बात है यहाँ पे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, है ना। डाइपोल का मतलब क्या हो गया, अभी आपको बताया। जब भी आप डाइपोल टर्म देखोगे, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल आपका कैसे नेचर का है, पोलर नेचर का है। और दूसरा टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं बहुत शरीफ हुआ करती थी, है ना, लेकिन मेरे एक दोस्त थी जिसने क्या किया, मुझे अपने इन्फ्लुएंस में लेके अपने जैसा बना दिया, है ना। तो इसका मतलब इंड्यूस डाइपोल का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, दूसरे की वजह से, है ना, दूसरे की वजह से अगर कोई हैबिट किसी नॉर्मल मॉलिक्यूल में इनकलकेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, तो वापस से देखते हैं। डाइपोल का मतलब आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से एक दूसरा जो नॉर्मल मॉलिक्यूल था उसके अंदर अगर पोलैरिटी जनरेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस मतलब इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी या डाइपोल नेचर इंड्यूस हुआ। तो जब भी अगर आप कहीं टर्म पढ़ते हो इंड्यूस डाइपोल, इसका मतलब वो कौन सा मॉलिक्यूल रहा होगा, नॉन पोलर। ठीक है, वो मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा, नॉन पोलर। तो एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे दे विल बी नोन एज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस, राइट। देखिएगा एग्जांपल से, एक मॉलिक्यूल था मेरे पास AB, है ना, वो था बिल्कुल एकदम, है ना, घूमने फिरने वाला बंदा, लेट नाइट घर पे आना, है ना। तो A पॉजिटिव B नेगेटिव, इसके अंदर थी पोलैरिटी, खराब आदमी, है ना। दूसरा था बेचारा, उसको एक दोस्त जो बड़ा ही शरीफ था, बिल्कुल नर्ड था, हमेशा पढ़ता रहता था, है ना, वो हो गया एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब इसकी संगति में आके इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने देखा, भाई ये तो बहुत चिल बंदा है ना, ये तो घूमता है नॉर्मल मस्त, बाहर ऐश करता है पूरी, मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, मैं इतना शरीफ क्यों हूँ, है ना। तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने क्या कहा, भाई मेरे को अपने जैसा बना दे, मेरे को तो तेरे जैसा बनना है ना। तो डाइपोल मॉलिक्यूल जो था, हाँ बेटा क्या दिक्कत है, आओ तुमको अपने जैसा बना देते हैं, है ना। तो इसने क्या किया, परमानेंट डाइपोल ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी अपने जैसा नेचर डेवलप कर दिया। अपना जैसा नेचर मतलब पोलैरिटी डेवलप कर दी। देखो इसके पास भी क्या आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स आ गए। ये तो खुद था ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड, इसने क्या किया, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी ये चार्ज सेपरेशन ले आया, है ना। तो नॉर्मली ये जो मॉलिक्यूल था ये पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में नहीं था, बट इसको देख के ये भी क्या हो गया, एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगा। तो इसकी वजह से इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हुई, इसीलिए इंड्यूस डाइपोल। सिंपल सी बात। ठीक है, तो बच्चों कुल मिला के बात इतनी सी है। अगर कहीं पे अगर कहीं पे डाइपोल टर्म समझ देखते हो, इसका मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल है, और कहीं पे तुम टर्म देखते हो इंड्यूस डाइपोल, इसका मतलब वो टर्म क्या है, आपका मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर, है ना। तो जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बोलो, फटाफट से बोलो एक पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, जिन्होंने अपने मन में सोचा HCl, बहुत सही, है ना। पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह कौन एग्जिस्ट कर सकता है, HCl। नॉन पोलर कौन हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, है ना। इनमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ बराबर है, इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है ना। कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे भाई कोई पूछे, एक आपके पास HCl है, एक आपके पास O2 है, कैसे इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो आप कहोगे भाई HCl तो पोलर है कि नहीं, O2 नॉन पोलर है। और हम ये जानते हैं पोलर नॉन पोलर में कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस। समझे कि नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
वाटर का और CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है ना। भाई वाटर के पास आप जानते हो कि 2 लोन पेयर्स होते हैं इसके पास, ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, कुल मिला के नॉन जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है मेरे पास CCl4। CCl4 में क्या होगा, CCl4 में हर तरफ से जो है कार्बन सारे पोजीशंस पे क्लोरीन के साथ ऑक्यूपाइड है, बिल्कुल सिमेट्रिक अरेंजमेंट, और जहां भी सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है वहां पे डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे 2 जगह पे क्या था, लोन पेयर, 2 जगह पे हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिक अरेंजमेंट। अनसिमेट्रिक अरेंजमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, बट यही CCl4 में कंप्लीटली सिमेट्रिक अरेंजमेंट, क्लोरीन हर तरफ से कार्बन से कार्बन हर तरफ से क्लोरीन से ढका हुआ है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, है ना। मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर, और वाटर कैसा मॉलिक्यूल है हमारे पास, पोलर, और पोलर नॉन पोलर में कैसे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। समझे? चले, ये हो गए 2 इंटरैक्शंस। कमिंग टू द थर्ड वन, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। अब इसमें क्या है, दोनों पहले से ही बिगड़े हैं, दोनों पहले से ही खराब है ना, पहले से ही मस्तिष्क है। तो इंड्यूस डाइपोल, है ना, ये क्या होगा यहाँ पे, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा हमारे पास, एक नॉन पोलर, है ना। अब इस तरह के फोर्सेस के कुछ और नेम्स भी होते हैं, जैसे इनको बोला जाता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। दीज आर ऑल्सो नोन एज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। एक और नाम होता है इन फोर्सेस का, जिनको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक क्षण के लिए, है ना। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, डाइपोल की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक आता है कि ये जो फोर्सेस हैं ये एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई एटम है, ठीक है, एटम के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते एक साइड पे इकट्ठा हो जाए और पॉजिटिव जो चार्ज है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो एक उसी एटम के अंदर पोलैरिटी जनरेट हो गई, एक एंड इसका नेगेटिवली चार्ज हो गया, दूसरा एंड इसका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या थे, नॉन पोलर थे, एक में पोलैरिटी जनरेट हुई एक पर्टिकुलर टाइम पे, दूसरा अभी भी वैसा ही है ना। इसको देख के ये भी खराब हो गया, है ना, इसके अंदर भी पोलैरिटी जनरेट हो गई, तो ये हो गए हमारे पास इंड्यूस डाइपोल, या इनमें से कोई भी नाम आप बोल सकते हो, ठीक है। जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। जितनी भी हमारी नोबल गैसेस हैं उन सब में हमारे पास इस तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नॉन पोलर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं O2 और N2, इनमें कैसे फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, भाई दोनों ही तो नॉन पोलर है, और 2 नॉन पोलर के बीच में इस तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हुए जल्दी से बात करते हैं यूनिट कन्वर्जेंस की। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यूनिट कन्वर्जन्स क्या होते हैं आप सब जानते हो, एक यूनिट को दूसरे में हमें कन्वर्ट करना है। तो इस चैप्टर में ना हमारे साथ प्रॉब्लम ये, हम बहुत सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में आंसर जो दिया है वो जूल्स में दिया है, मान लो एनर्जी के लिए, हमने जो आंसर कैलकुलेट किया वो लीटर एटीएम में, है ना। तो ये बहुत छोटी सी सिली सी मिस्टेक है ना, जो हम बहुत बहुत बारी करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है ना कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन 3 चीज़ों के लिए यूनिट का कैसे अदला बदली, यूनिट का कैसा चेंज होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करेंगे प्रेशर की, ठीक है। प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, पास्कल, एटीएम, बार, एमएमएचजी, टॉर, सब सुने आपने, है ना। बट देखो क्योंकि वन शॉट रिवीजन है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उसमें हम सब चीज़ों की बात करेंगे। बट जब क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, वन शॉट रिवीजन में सिर्फ उतना ही बताया जाएगा जितने की आपको ज़रूरत है ना। तो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट
कन्वर्जन्स मैं बता देती हूँ। 1 ATM जो होता है वो होता है 0.987 बार के इक्वल। ATM एंड बार बोथ आर यूनिट्स टू मेजर प्रेशर। ऑल्सो दिस इज इक्वल टू 760 mmHg। mmHg मतलब मिलीमीटर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कितना मिलीमीटर राइज कर रहा है ये देख के हम बता सकते हैं कि प्रेशर कितना है। एंड ऑल्सो दिस इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स पे आपको क्वेश्चंस में या तो ATM यूनिट मिलेगी या mmHg। सबसे ज्यादा जरूरत हमें इन दो की पड़ती है, राइट। चले आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर से अगर आपसे कोई पूछे बाहर का तापमान कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, फटाफट बोल दो कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, आप बोलोगे डिग्री सेल्सियस, वही क्योंकि हम यूज करते हैं ज्यादातर टाइम, है ना। बट ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस जो होती है वो SI यूनिट नहीं होती टेम्परेचर की, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट होती है, ठीक है। SI यूनिट होती है इसकी केल्विन, ठीक है। SI यूनिट होती है केल्विन। तो कोई भी अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस करते हैं जिसमें टेम्परेचर की जरूरत होती है तो आपकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, यूनिट शुड बी इन केल्विन, है ना। तो क्या रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और केल्विन का, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें आप क्या कर दोगे, 273 को ऐड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसमें, केल्विन में। एंड दिस केल्विन वी हैव टू यूज, है ना। ये वैल्यू हमें यूज करनी है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इस स्केल को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। पैरामीटर्स है ना, स्केल्स है ना टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो जब हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। सो व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, ठीक है, जब हम केल्विन में टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो स्केल को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल, समझे। और एक टर्म होता है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। एक टर्म होता है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब होता है, अगर कहीं पे एब्सोल्यूट जीरो लिखा है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा है। टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, या फिर आप सेल्सियस में लिखना है तो -273 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हें पता है ये जो टेम्परेचर है ना, अभी तक हम प्रैक्टिकली मिनिमम इतने टेम्परेचर तक पहुंच पाए हैं, इससे कम टेम्परेचर अभी तक हम अटेन नहीं कर पाए हैं प्रैक्टिकली, है ना। सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो वेयर द टेम्परेचर इज 0 केल्विन। ऑलराइट, चले आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम कन्वर्जन की बात करते हैं। सिर्फ 2 चीजें बताऊंगी इसमें, बहुत ज्यादा कुछ मुझे आपको फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। वॉल्यूम में सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हो या ऐसे सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब होता है 1 ml, और 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब हमारे पास क्या होता है, 1 लीटर। तो सिर्फ 2 यूनिट्स हमें जाननी है इसमें, क्यूबिक सेंटीमीटर और डेसीमीटर क्यूब का क्या रिलेशन है ml या लीटर से, है ना। बाकी आप जानते ही हो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1000 ml। तो ये तो देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई होप इतना तो आप सबको पता ही होगा, राइट। चले अब अपने मेन लॉ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गैसियस लॉस, है ना। तो ये जो चैप्टर है ये मेनली फोकस किसको करता है, गैसियस स्टेट को फोकस करता है कि नहीं, ठीक है। तो जो गैसियस स्टेट है वो कुछ रूल्स को अबाइड करती है। देखो भाई, जैसे हर घर के कुछ रूल्स होते हैं ना, आप लोग के भी घर के आई एम श्योर कुछ रूल्स होंगे, है ना, कि भाई बहुत सारे रूल्स होंगे। जैसे पापा ने बोल दिया 10 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं है, तो आना है तो घर में 10 से पहले आइएगा, है ना, पहला। ऐसे ही ढेर सारे रूल्स होंगे अलग अलग, ये नहीं करना या ये करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ऐसे ढेर सारे रूल्स होंगे आपके जैसे घर की भी। ऐसे ही एक हमारी जो परफेक्ट गैस होती है, एक आदर्शवादी जो गैस होती है, ठीक है, जैसे एक बोला जाता है एक आदर्श बच्चा कौन है, जो अपने पेरेंट्स को ओबे करे, है ना, उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। तो वैसे ही हमारे पास एक गैस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं, ठीक है, आइडियल गैस। एक आइडियल गैस कैसी गैस होगी, जो हर कंडीशन में कुछ हो जाए, है ना, आंधी तूफान कुछ भी आए, इन गैसेस लॉज को फॉलो करेगी, है ना। हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में एक आइडियल गैस, एक अच्छी गैस, एक परफेक्ट गैस वो गैस होती है जो इन गैसेस लॉज को फॉलो करे, है ना। बट क्या परफेक्ट बच्चे एग्जिस्ट करते हैं? क्या तुम अपने पेरेंट्स का हर कहना मानते हो? जो कह दिया वो मानोगे?
नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही आइडियल गैस भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ये सिर्फ हमारे सपनों में एग्जिस्ट करती है ना। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के सपनों में तुम एग्जिस्ट करते हो एक आइडियल बच्चा, है ना, कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, पर तुम नहीं हो वैसे, है ना। ऐसे ही आइडियल गैस भी क्या है, एक परफेक्ट गैस का एग्जाम्पल है कि ऐसी हर एक गैस को ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। परफेक्शन तो एक मिथ है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता कि एक परफेक्ट गैस एग्जिस्ट करे, है ना। तो नेचर में जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं रियल गैस, ठीक है। नेचर में जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं रियल गैस, है ना। ये इनका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। और जो हमारे पास आइडियल गैस है इनको हम क्या बोलेंगे, ये एक हाइपोथेटिकल गैसेस है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है ना। ये हमारे ख्वाबी पुलाव हमने बनाया है इनके साथ, है ना। तो एक्चुअल गैसेस नेचर में रियल वाली होती हैं, बट एक परफेक्ट गैस जो है वो है हमारे पास आइडियल गैसेस, जो इन सारे गैसेस लॉज को ओबे करे, है ना। तो पहला जो लॉ है वो क्या है, बॉयल्स लॉ, है ना। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज पीवी लॉ। इस लॉ को हम क्या भी बोलते हैं, पीवी लॉ, विच मीन्स दैट दिस लॉ विल बी रिलेटिंग प्रेशर विद वॉल्यूम, ठीक है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो मैटर है ना हमारे पास, ठीक है, मैटर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम को, इसका मतलब जो तीसरा पॉइंट है जो कि टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है इसका कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं और मैं मास ऑफ गैस को भी फिक्स कर दूं, है ना, मैंने अमाउंट ऑफ गैस को भी फिक्स कर दिया, तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना, कि भाई टेम्परेचर फिक्स है तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली दूसरा क्या होगा, दूसरा कम होता जाएगा, है ना। देखो एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स से आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ना गैस फिल्ड है, इस पे आपने लगा दिया एक पिस्टन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे पिस्टन क्या होता है ना। एक इंजेक्शन देखा है, इंजेक्शन में पीछे सिरिंज होती है ना, जिसको अगर हम पीछे से खींचते हैं तो बाहर एक लिक्विड निकल के आता है। तो जिस चीज़ को आप अंदर प्रेस कर रहे हो या बाहर निकाल रहे हो, दैट इज पिस्टन, है ना, जिससे आप अंदर का जो कंपोनेंट है उस पर प्रेशर, उसका प्रेशर चेंज करते हो। तो अगर मैं इस पिस्टन को नीचे पुश करूं, है ना, मैं इसको नीचे दबाऊं, तो इससे क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी, है ना। पिस्टन जब नीचे जाएगा तो कुछ ऐसा कंडीशन मिलेगा हमें, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, जब आपने पिस्टन को नीचे प्रेस किया तो इसका प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज, गैस का प्रेशर आपने बढ़ाया, लेकिन वॉल्यूम देखो, अभी इतनी वॉल्यूम थी, अभी वॉल्यूम इतनी सी रह गई, है ना। तो वॉल्यूम क्या हुई, डिक्रीज, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम करस्पॉन्डिंगली क्या होता जाएगा, वॉल्यूम करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होगा। बट अगर मैं मान लूँ कि इसका प्रेशर P1 है इनिशियली और इसका वॉल्यूम V1 है, और पिस्टन नीचे पुश करने के बाद जो प्रेशर बन गया वो P2 बन गया और जो वॉल्यूम था वो V2 बन गया, है ना। तो यहाँ से हमें ये क्या एक बात समझ में आती है कि P इंटू V, है ना, ये P इंटू V जो है, दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। और मैं क्या कह सकती हूँ, दैट P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, है ना। जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम यहीं से सॉल्व करेंगे, दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा, फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, है ना। ये वैल्यू अगर 20 है, ठीक है, ये वैल्यू अगर 20 है तो हमेशा 20 ही रहेगी, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे मैं मान लूँ कि इनिशियल प्रेशर मेरे पास 2 atm था और वॉल्यूम जो थी मेरे पास वो कितनी थी, लेट्स से 5 थी, है ना। तो P इंटू V कितना हो गया हमारे पास, 5 इंटू 2 10 हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रेशर था, ठीक है, वो मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, 10 कर दिया, और जो वॉल्यूम थी वो 5 से कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। तो यहाँ पर भी P इंटू V की वैल्यू क्या रही, 10, है ना। तो ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, नो मैटर हाउ मच प्रेशर और वॉल्यूम यू चेंज, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। तो यहीं से हमारे पास ये लॉ निकल कर आया, दैट P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, राइट। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फटाफट से देख लेते हैं, कुछ चीज़ें बता देती हूँ पहले। अगर हमारे पास y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो ग्राफ मिलता है वो हमें मिलता है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ध्यान दीजिएगा, अगर y और x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं y और x में, तो हमें कैसा कर्व मिलेगा, एक ऐसा हाइपरबोलिक कर्व मिलेगा, ठीक है। बट इसी रिलेशन के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन y एंड 1/x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिलेशन में कौन सा ले रही हूँ, y और 1/x, तो ये पूरा y और ये पूरा 1/x ये तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इस केस में हमें कैसा ग्राफ मिला, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इनवर्स रिलेशन है y और x में तो हाइपरबोला, और y और 1/x तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई, y एंड x इनवर्स थे, बट पूरा y और पूरा 1/x ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिला, है ना। तो पहला ग्राफ यही कहता है, जो बॉयल्स लॉ का रिलेशन था वो ये था, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, बट p और 1/v तो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमें ये स्ट्रेट लाइन कर्व मिला। दूसरा है, हमने ये लिखा था कि p इंटू v जो है ये कांस्टेंट के इक्वल है, तो pv और p कैसा ग्राफ हमें मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब p इंटू v का प्रोडक्ट का वैल्यू किसी पॉइंट पे चेंज नहीं होगा, नो मैटर हाउ मच प्रेशर वी चेंज, है ना। प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा लो ये वैल्यू सेम रहने वाली है, इसको कुछ नहीं होना है ना। और लास्ट रिलेशन है p वर्सेस v, तो p वर्सेस v मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमें कैसा ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे हाइपरबोलिक कर्व मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लास्ट इसमें बात करेंगे हम एप्लीकेशंस की, है ना। तो सबसे पहली एप्लीकेशन मतलब डे टू डे लाइफ में हम कहाँ पे बॉयल्स लॉ को यूज करते हैं, तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है इसमें हमारे पास, पहली एप्लीकेशन आती है हमारे पास इसमें एल्टीट्यूड सिकनेस, है ना। देखा होगा आपने, कई बार कहते हो, जिद करते हो घर वालों से, भाई हम तो माउंटेन्स पे जाएंगे, हम तो पहाड़ों पे आज इस बार घूमने जाएंगे, है ना। बट जैसे ही जाते हो हाइट पे आप हाफने लगते हो, है ना, आपको नोजिया फील होता है, ऐसा लगता है वॉमिट हो जाएगी, है ना, बहुत ऑक्सीजन की डिफिशियंसी फील होती है। तो वो अनईजी वाली जो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें वॉमिट जैसा फील होता है, सर भारी होता है ना, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। मतलब हाइट पे जाने पे, एल्टीट्यूड पे जाने पे अगर हमें थोड़ा सिक फील हो, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस, राइट। ठीक है, तो बेसिकली देखो होता क्या है, अगर हम यहाँ पे समझें इसको ध्यान से, तो होता क्या है बेसिकली, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, हमने देखा बॉयल्स लॉ से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, P एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप ये समझिए, डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। तो मास तो मैंने फिक्स रखा हुआ है ना, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, है ना, कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, आपकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से P और 1/V प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, यहाँ से D एंड 1/V प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। तो मैथ्स में पढ़ा है ना, अगर A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A और C भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो यहाँ से देखो P और D, इनको मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट P एंड D आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, हाइट इंक्रीज होने से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है ना, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। और यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि दोनों चीजें, प्रेशर और डेंसिटी आपकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे उनकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी मतलब पहले अगर सिचुएशन की मैं बात करूं तो इस V वॉल्यूम के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे, डेंसिटी ज़्यादा थी, बट जैसे ही डेंसिटी कम हुई, इस वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रह गए, सिर्फ 2-3 ही रह गए, है ना। तो क्या मेरे पास इतने से ऑक्सीजन सफिशिएंट होंगे ब्रीथ करने के लिए, नहीं, है ना। दिस इज द रीजन बाय फील ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एंड द सिचुएशन अराइजेस इज नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस। एज वी मूव टुवर्ड्स mountains, as the height increases from the sea level, as a result of which pressure will decrease, atmospheric pressure decreases, and we know that pressure and density are directly proportional. So as the pressure is decreasing, density will also decrease. So the number of molecules in a unit volume will also decrease. Number of molecules of oxygen in a unit volume will decrease. So the less number of oxygen molecules are available for breathing, है ना, कम ऑक्सीजन है हमारे पास ब्रीथ करने के लिए, तो हमें क्या फील होगी, डेफिशिएंसी तो फील होगी ना।
ना ऑक्सीजन की, दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस। सिंपल सी कहानी है ना। तो अगली बार जब जाओगे हिली एरियाज पे और किसी को ऐसा फील हो तो थोड़ा सा ज्ञान दे देना उनको कि भाई ऐसा क्यों फील हो रहा है ना। लोग अक्सर बोल देते हैं अरे तुम बहुत सारा खा लिया तुमने रास्ते में इसीलिए ऐसा हुआ, बट नहीं, साइंटिफिक रीजन है ये, है ना। तो थोड़े से तुम ऐसे अंधों में काना राजा बन जाना एकदम, है ना, सबको ऐसा ज्ञान दे देना कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है ना। तो अगली बार तुम्हारे पास ये पॉइंट रहेगा बताने के लिए दूसरों को, है ना, समझाने के लिए, राइट। चले अगला जो एप्लीकेशन आता है हमारे पास इसका, वो आता है सोडा बॉटल्स। सबने पिया है सोडा, कोल्ड ड्रिंक तो पिया ना भाई। तो होता क्या है, जैसे ही आप सोडा बॉटल को ओपन करते हो क्या होता है ना, या फिर अगर आप जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल थोड़ा शेक कर दिया, जैसे ओपन करोगे बहुत सारा एकदम गैस बाहर आ जाता है ना, लिक्विड बाहर आ जाता है। तो होता क्या है कि भाई ये जो बॉटल्स होती है ना, ये पैक्ड होती है बहुत ज़्यादा प्रेशर कंडीशंस में। जैसे ही आप बॉटल को ओपन करते हो आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो। और अगर आपकी प्रेशर डिक्रीज होगी तो गैस एक्सपैंड होगी मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, है ना। तो बॉटल ओपन करने पे क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज्ड, एंड as the pressure decrease from Boyle's law we will say that volume will increase, है ना। so gas is expanding, और वो जो गैस जो है वो जो expand होती है वो आपको दिखती है ऐसे बाहर निकलते हुए फॉर्म में, है ना। तो अगेन यहाँ भी स्मार्ट बन सकते हो, है ना, यहाँ भी अपना कार्ड खेल सकते हो कि भाई तुमको अब इसका रीजन पता चल गया है कि ऐसा क्यों होता है, समझे। चले तो ये एप्लीकेशंस हो गई बॉयल्स लॉ की। फटाफट से अब आगे के लॉज भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड जो लॉ आता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वीटी लॉ भी बोलते हैं। क्यों, अब तो समझ गए होंगे, समझदार तो तुम उतने हो ही, है ना। तो वीटी लॉ क्या करता है, वीटी लॉ रिलेट करता है वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ। बट ध्यान देना, जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर हमें किस स्केल में लेना होगा, हमेशा केल्विन, एब्सोल्यूट स्केल में केल्विन में। ये हमेशा गांठ मार लो अपने दिमाग में कि टेम्परेचर मतलब केल्विन, है ना। तो डेफिनेशन वाइज अगर जाए, स्टेटमेंट वाइज अगर जाए, लॉ क्या कहता है, वही प्रेशर अगर हम कांस्टेंट कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेट किसको कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। तो प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, मास ऑफ गैस तो फिक्स्ड है ही, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट V इज प्रोपोर्शनल टू T। और V और T अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाओगे, और यहां से आप क्या कहोगे, दैट V बाय T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये V अपॉन T का जो रेशो है ये नहीं चेंज होने वाला, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या कह सकते हो, दैट V1 अपॉन T1, obviously temperature should be in Kelvin, this is equal to V2 upon T2. Important to solve the numericals, समझे कि नहीं, है ना। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ओके। चले आगे बढ़ते हैं, इसके ग्राफ्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि V और T आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट द कंडीशन इसकी टेम्परेचर आपके पास किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर अभी लिखा था दैट V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K। अब यहाँ पे तो टेम्परेचर किस में है, केल्विन स्केल में, ठीक है, और ये वाला छोटा के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बट अगर इसी टेम्परेचर को मैं ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, V इज इक्वल टू KT, ठीक है। अब इसी टेम्परेचर को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में ले लूँ तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसे नहीं दिख रही, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वेयर m इज योर स्लोप एंड c इज योर इंटरसेप्ट। पढ़ी है हमने फिजिक्स में, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बताओ जल्दी से, पढ़ी है ना, राइट। तो देखो जब हम टेम्परेचर को केल्विन में ले रहे हैं तो V और T, क्योंकि हम जानते हैं क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, बिल्कुल सही, है ना। बट यही टेम्परेचर अगर मैं डिग्री सेल्सियस में ले लूँ, है ना,
तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन तो होगा, बट वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए कुछ इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, दैट विल बी दिस वैल्यू, है ना। तो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है हमारे पास यहाँ से, है ना, और अगर इस ग्राफ को मैं एक्स्ट्रापोलेट कर देती हूँ तो ये कनेक्ट होता है -273 पे। तो बस ध्यान आपको ये देना है, टेम्परेचर अगर केल्विन में होगा तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो ग्राफ एक डेफिनेट पॉइंट, एक इंटरसेप्ट से स्टार्ट हो रहा है, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, 273, है ना। पते की बात। चले एप्लीकेशंस की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, बड़ा आसान सा एक एप्लीकेशन है। हॉट एयर बलून्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना, सब बहुत सारे बच्चे तो गए होंगे हॉट एयर बलून में। अब बड़े सारों का सपना होगा गोवा जाएंगे तब ज़रूर बैठेंगे हॉट एयर बलून में, है ना। तो हॉट एयर बलून के पीछे का प्रिंसिपल भी हम समझते हैं, है ना। देखो बहुत सारे डे टू डे लाइफ की हम एप्लीकेशंस यहाँ पे समझ रहे हैं, है ना। तो हॉट एयर बलून में क्या होता है, अंदर कुछ हम आग जलाते हैं, ठीक है, कुछ जलाते हैं जिससे वह बलून ऊपर राइज करता है ना। तो अभी हमने क्या देखा, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दैट टेम्परेचर और डेंसिटी आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हॉट एयर बलून्स में बच्चों होता क्या है, जब आप कुछ वो आग जला रहे हो, उस बलून के अंदर कुछ जल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बलून के अंदर की जो गैस है उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, है ना। सो गैस इनसाइड द बलून विल बिकम लेस डेंस, गैस इनसाइड द बलून विल बिकम लेस डेंस। जो बलून के अंदर की एयर या जो भी गैस है वो क्या हो जाएगी, बाहर की जो एयर है उससे हल्की हो जाएगी, उससे लेस डेंस हो जाएगी। और हम जानते हैं कि बाहर की एयर से अगर अंदर की एयर लेस डेंस है, सो बलून क्या होगा, बलून विल राइज अपवर्ड, बलून क्या करेगा, उड़ जाएगा। अगर हमारी बलून की डेंसिटी बाहर की एयर की डेंसिटी से कम हो गई तो बलून विल उड़ गया, है ना। तो ये रीजन होता है कि क्यों भाई हॉट एयर बलून्स ऊपर राइज करते हैं, है ना। चले आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट जो तीसरा लॉ है हमारे पास उसको गेल्यू-सिक्स लॉ बोला जाता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, क्या बच गया हमारे पास, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, बिल्कुल पिछले वाले जैसा है कि बस वहां पे हमने प्रेशर और वॉल्यूम का अदला बदली कर दिया कि अगर हम क्या कर दें, वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो बिल्कुल जैसे हमने वहां पे पढ़ा था P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भी फाइनली P1/T1 विल बी इक्वल टू P2/T2। दिस विल हेल्प इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स अगेन। देखो भाई बच्चों, जो सब हम पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का और ख्याल रखना है। हमेशा अच्छे से खाओ पियो, है ना, हेल्दी रहो, है ना, क्योंकि आप जानते हो कोविड का टाइम है और अगर अभी बीमार पड़ गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी एग्जाम्स में, है ना, टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो अच्छे से खाओ पियो, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो और हमेशा फिट एंड फाइन हेल्दी रहो, है ना। हेल्दी रहोगे तो पढ़ने का मन भी करेगा, बीमार हालत में कौन पढ़ पाता है ना। तो इसलिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है ना। और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है ना, पैनिक वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके पास, है ना। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, है ना। आपको लगता है आप पैनिक हो रहे हो, एंजाइटी आ रही है, एग्जाम फियर हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, है ना, तो इस पे हमारा एक लेक्चर आने वाला है, ठीक है, एक मोटिवेशनल लेक्चर रहेगा, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये समझने में कि कैसे आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो, कैसे आप मोटिवेटेड रह सकते हो, है ना। तो सिर्फ सब कुछ पढ़ना, सब कुछ समझ में आना ही ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा हम करंट सिचुएशन को टैकल कैसे करते हैं, हम डील कैसे करते हैं, है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तब जाके सक्सेस मिलती है, सिर्फ सब कुछ रटने से कुछ कभी सक्सेस नहीं मिलती, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा गेल्यू-सिक्स लॉ है। ग्राफिकली अगर बात करते हैं, अभी वो बताया P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड P/T जो होगा ये किसी कांस्टेंट के इक्वल रहेगा। तो P और T क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसा ग्राफ मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो P/T है
ठीक है। यहाँ पे जो P/T है इसको हम जितना मर्जी प्रेशर के साथ चेंज कर ले, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिंपल सी बात। चलिए जल्दी से इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो आप सबने सुना होगा कि विंटर्स में क्या होता है, कभी कभी जो समर्स में क्या होता है, कभी कभी टायर बर्स्ट हो जाते हैं, है ना। और विंटर्स में क्या होता है, गाड़ी की खड़े खड़े अपने आप जो प्रेशर होता है गाड़ी में, जो टायर्स का, वो अपने आप कम हो जाता है ना। तो रीज़न क्या है, अभी हमने बात की कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो भाई टायर है, टायर की वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगी, है ना। तो टायर की अगर वॉल्यूम फिक्स है तो प्रेशर और टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो समर्स में क्या होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर भी क्या होगा, टायर के अंदर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एक बर्स्टिंग लिमिट के बाद वो टायर क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है ना, एक्सपैंड तो हो नहीं सकता टायर, है ना, हार्ड रबर का बना होता है। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने की वजह से, ठीक है, जो अंदर की जो एयर होगी, है ना, उसका प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से टायर क्या होता है, कभी कभी बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्ञानी बन गए हो आज तुम लोग, है ना। बहुत सारी बातें जो तुमने अपने डे टू डे लाइफ में देखी थी आज तक, उसका रीज़न जानने को मिल गया, है कि नहीं। तो देखो साइंस ऐसी ही है, और केमिस्ट्री तो हर जगह है ना, हर जगह है। कहीं पर भी सोच लो दुनिया में, हर जगह केमिस्ट्री है। कोई भी आसपास चीज़ उठा के देखो, एवरीथिंग इज कार्बन, है ना। 96% तुमको पता है चीज़ें जो बनी होती है नेचर में, जो भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, 96% कार्बन कंटेनिंग होते हैं, मतलब 96% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री देखो हर जगह है, बस सोच बदलने वाली बात है। उस नज़रिए से हमें देखना है कि हमें हर जगह पे केमिस्ट्री दिखे, हमें हर जगह पे साइंस दिखे। चले, अब एनसीईआरटी में ना बड़े इंपॉर्टेंट 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, है ना। उन ग्राफ्स को हमें समझना है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ में हमें क्या सिखाया बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चार्ल्स लॉ ने हमें सिखाया वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और गेल्यूसेक लॉ ने हमें क्या सिखाया, दैट प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। अब इन 3 चीज़ों का सहारा लेते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन आता है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टेम्परेचर का क्या रिलेशन है ना। आप बोल दो कि भाई T1 तो टॉप पे है, T1 तो ऊपर ऊपर लाइक कर रहा है, इसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। बट नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि टेम्परेचर T1 वाला ऊपर है तो इसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऐसा कभी मत करना, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे कि जो आपका ये सोच है, ये जो थिंकिंग है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है ना। कैसे समझिएगा, आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू को फिक्स कर दोगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर को फिक्स कर दिया, और हर एक टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग मैं एक वॉल्यूम का टर्म डिनोट करूँगी। देखो, इसको मैं मान लेती हूँ V1, इसको मैं मान लेती हूँ V2, और इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ क्या, V3, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। इस ओरिजिन से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये V3 कर्व हो गया, ये V2 हो गया, और ये V1 वाला कर्व हो गया। तो मैंने एक्स एक्सिस के एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और वाई एक्सिस से उन तीनों ग्राफ्स को मीट करा दिया। अब आप ये जानते हो कि अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सोचिए वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है आपस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V1, V2, V3 में से जल्दी से बताना किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सोचिए, ग्राफ तो जानते हो, ओरिजिन से जितना ऊपर जाओगे वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब V1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और हम जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है दैट T1 इज़ मैक्सिमम एंड T3 इज़ मिनिमम, ना कि इस तुक्के से कि T1 ऊपर है, ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चले, अगर ये समझ गए तो आप इजीली अगला वाला पॉइंट भी आप डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास चार्ल्स लॉ का ग्राफ, है ना। ये हमने अलग अलग प्रेशर्स पे यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, और हमें प्रेशर में रिलेशन बताना है। तो जल्दी से आपको मैं 1 मिनट का समय देती हूँ, आप जल्दी से सोच के बताइए कि क्या होगा यहाँ पे, है ना। क्या जो इन्होंने प्रेशर का रिलेशन लिखा है ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, सोचेगा।
देखो हमारा जो लेसन प्लान रहेगा वो यही रहेगा कि अभी हम वन शॉट रिवीजन करेंगे, है ना। जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास टर्म 2 का, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हम वन शॉट क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए वो करें। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फिर अगर कोई भी डाउट आता है तो मैंने आपको बताया, आई विल शेयर माई टेलीग्राम ID विद यू, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर या कहीं बीच में भी बता देंगे टेलीग्राम ID। आप वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो प्रेशर का एक वैल्यू हमने फिक्स, टेम्परेचर का एक एक्सिस का वैल्यू फिक्स कर लिया। P1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को मैं V1 बोल देती हूँ, ठीक है। P2 वाले को मैं V2 बोल देती हूँ। P3 के करस्पॉन्डिंग वाले को मैं V3 बोल देती हूँ और इसके करस्पॉन्डिंग वाले को मैं V4 बोल देती हूँ। अब मैं जानती हूँ V1, V2, V3, V4 कौन सबसे ज्यादा, बोलो। ओरिजिन से जितना दूर जाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी, है ना। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पर वॉल्यूम और प्रेशर में अगर मुझे रिलेशन बताना है तो ये भी मैं जानती हूँ दैट P और V आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चों वॉल्यूम बढ़ेगी प्रेशर उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो जो वॉल्यूम का ऑर्डर है उसके उल्टा ऑर्डर हो जाएगा प्रेशर का। अब यहाँ पे देखो ये तो P4 तो नीचे लाई कर रहा है ना, ये तो ऊपर नहीं है, फिर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम है ना। तो खा गए धोखा, है ना। तो ध्यान देना है, ऐसे नहीं सोचना ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ऑल आर वन, है ना, ऑल आर इक्वल। चले, सेम चीज यहाँ पे गेल्यूसेक लॉ के लिए भी है, ठीक है। ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल पिछले वाला जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम, यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। लास्ट लॉ आता है हमारे पास इसमें, एवोगाड्रोस लॉ। अब इसमें हमने क्या किया ना कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को ही कांस्टेंट कर दिया। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होती है तो जो गैस की वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल्स या मॉलिक्यूल्स के। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स अगर प्रोपोर्शनल होंगे तो ऑब्वियस है मोल्स और मॉलिक्यूल्स तो प्रोपोर्शनल ही होते हैं, है ना। तो इसको आप मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हो और इसको आप मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा बक्सा है, ठीक है, बहुत बड़ा बॉक्स है। पूरे बॉक्स में ना टेम्परेचर है T और प्रेशर है P। अब इसके अंदर ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। पहला वाला जो कंपार्टमेंट है, लेट्स से उसकी वॉल्यूम कितनी है, 100 ml, ठीक है। दूसरे वाले की वॉल्यूम है 50 ml और तीसरे वाले कंपार्टमेंट की वॉल्यूम है लेट्स से 200 ml, ठीक, मान के चलते हैं ऐसा। दूसरी चीज क्या मानते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास गैस है वो है नाइट्रोजन, इसके अंदर जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अंदर जो गैस है मान लेते हैं वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, और आपको ये दिया हुआ है कि इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो X है, ठीक है, इसके X मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट है। तो बताओ भाई CO2 और O2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। मैंने बताया तीनों कंपार्टमेंट्स का टेम्परेचर प्रेशर बराबर है, और अगर टेम्परेचर प्रेशर बराबर होता है तो वॉल्यूम और मोल्स आपस में या मॉलिक्यूल्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। वॉल्यूम अगर हाफ होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ये भी x/2 हो जाएंगे। और यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल, 100 से 200 डबल हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, डबल। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, दुनिया की कोई भी गैस लाके फिल कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने बोला सब इक्वल है, सब एक समान है ना। तो कोई भी गैस आपने फिल की हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम और मोल्स या मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ही होंगे, समझे। चले आगे बढ़ते हुए एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कभी आपसे कोई पूछ ले, आपको एक गैस दे दी भाई ऑक्सीजन, है ना। एयर के अंदर आप जानते हो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, और आपको बोल दिया कि भाई एयर के अंदर ना जो ऑक्सीजन है वो कितनी परसेंट है, 20%, ठीक है। मतलब जितने भी मोल्स हैं टोटल, जितने भी गैसेस के मिला के उसमें से 20% किसके मोल्स हैं, ऑक्सीजन के मोल्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि वॉल्यूम वाइज कितना प्रेजेंट होगा, है ना, तो वॉल्यूम और मोल्स आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ऑक्सीजन है ना 20% वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस मिक्सचर के अंदर, है ना। तो जो परसेंटेज बाय मोल होगा वही परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी होगा, है ना। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। बस आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन क्योंकि परसेंटेज में नहीं होती, परसेंटेज हटा दो, 20/100 कितना हो गया, 0.02,
सॉरी 0.2, ठीक है। कितना हो गया ये मोल फ्रैक्शन, कितना हो गया यहाँ से मेरे पास 0.2 है ना। तो 0.2 ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन रहेगा, बड़ी सिंपल सी बात है ना। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे 1 मार्क क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मोल परसेंटेज दिए बताओ मोल फ्रैक्शन कितनी है, या वॉल्यूम परसेंटेज दिए बताओ परसेंटेज बाय मोल कितना है। कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस ये पॉइंट याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे, है ना। तो जैसा कि अभी मैं बता रही थी आपको, एक आदर्शवादी गैस, एक आइडियल गैस जिसको परफेक्ट गैस भी बोला जाता है, तो ये आइडियल गैस क्या होती है, ये वो गैस होती है जो हर टेम्परेचर, हर प्रेशर, आंधी तूफान, भूकंप, हर कंडीशन में क्या करेगी, इन गैसेस लॉज को फॉलो करेगी, है ना। तो परफेक्ट गैस इज अ गैस विच फॉलोज गैसियस लॉज अंडर ऑल कंडीशन, सारे कंडीशंस में गैसेस लॉज को फॉलो करेगी, अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है। तो सारे लॉ को कंबाइन करके हमारे पास वर्ल्ड फेमस इक्वेशन बनती है, जो कि होती है आइडियल गैस इक्वेशन, एंड दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P आपका क्या है, प्रेशर है, ठीक है। V आपका क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, N तो आप जानते ही है, N क्या है, मोल्स, ठीक है। मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दिस R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड T हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, बट ध्यान रहे टेम्परेचर किस में होना चाहिए, कौन से स्केल में होना चाहिए आपके पास, केल्विन स्केल में होना चाहिए, तब बात बनेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये R एक कांस्टेंट है, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू भी होगी, हाँ जी बिल्कुल है ना। तो वैल्यूज क्या है इसकी हमारे पास, देखिए डिपेंडिंग अपॉन की प्रेशर की क्या यूनिट होती है, वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है, हमारे पास R की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर प्रेशर और वॉल्यूम किस में है, लीटर ATM में है, तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे 0.0821। इस चैप्टर में आपको 99% केसेस में यही वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। बाकी की दोनों वैल्यूज यूज करनी होती है जब हम एनर्जी और स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। एनर्जी और स्पीड की बात करते हैं तब हम ये बाकी की 2 वैल्यूज यूज करते हैं, इनसे आपका कोई रेलेवेंस नहीं, इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है, बाकी इसकी जरूरत हमें नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि अगर कैलोरीज में बात हो रही है एनर्जी की, तो वैल्यू आप लोगे 1.98 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, कैलकुलेशंस आप 2 से भी कर सकते हो। और अगर जूल्स के टर्म्स में बात हो रही है तो आप वैल्यू लोगे 8.314, है ना। इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी मेनली थर्मोडायनेमिक्स में, इस चैप्टर में क्वेश्चंस में हमें ये वैल्यू की नीड पड़ेगी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताया, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अभी अब देखो जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास RT, ठीक है। यहाँ पे W आपका क्या हो गया, W आपका हो गया गिवन मास, और कैपिटल M यहाँ पे क्या हो गया आपका, गैस का मोलर मास, है ना, एक मॉलिक्यूल का मास, है ना, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। तो PV इज इक्वल टू W बाय mRT। थोड़ा सा इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर दें, मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, है ना। तो ये हो गया DRT, ठीक है, वे D आपका क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस। और यहाँ से जो हमारी डेंसिटी की यूनिट्स हमें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, देखिए भाई, मास की यूनिट हो गई ग्राम, और यहाँ पे वॉल्यूम की यूनिट होगी लीटर। तो यहाँ से हमें जो डेंसिटी मिलेगी उसकी यूनिट हमें क्या मिलेगी, ग्राम पर लीटर। सो ये हमारे पास होती है मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन। याद रखने का क्या तरीका है भाई, प्रधानमंत्री साहब जी डरते हैं, ऐसे याद रखो, है ना, प्राइम मिनिस्टर जी डरते हैं। आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपके लिए, PM साहब डरते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। PM हो गया आपके पास, है ना, P इंटू M, प्रेशर इंटू मोलर मास, डरते DRT आ रहा है, प्रोनाउंस करते हो डरते DRT, ठीक है। डेंसिटी R और T, बड़ा सरल है ना। इस पे NCERT में पीछे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, 2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड, राइट। जल्दी से कॉपी कीजिए। चले आगे बढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन,
ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है या मोलर मास कैलकुलेट करना है किसी गैस का, बाकी कंडीशंस गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इक्वेशन, दिस मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। एक अभी मैंने आपको क्या बताया कि नेचर में कौन सी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। नेचर में भाई एग्जिस्ट करती है आइडियल, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती आइडियल गैस, नेचर में एग्जिस्ट करती है कौन सी गैसेस, रियल गैसेस, वास्तविकता है ना, असलियत में कौन सी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, रियल गैसेस। अब क्या ऐसा अलग है ना भाई, आइडियल गैस एक वो गैस है जो हर कंडीशन पे कुछ भी हो जाए उसको तो क्या करना है भाई, वो तो आदर्शवादी है, वो गैसेस लॉज के हिसाब से ही चलेगा। बट ये तो है ही नहीं ना, ये तो हाइपोथेटिकल है। तो अब जो रियल गैस है वो है एक्चुअल में, है ना। अब हम ये समझेंगे भाई, हमेशा कंपेयर किया जाता है ना, सुना होगा तुम लोगों ने ना, शर्मा जी के लड़के के इतने मार्क्स आए, तेरे कितने आए, और दे छिताई, है ना, तुम्हारे आए 10 नंबर, उसके आए 100 में से 90 नंबर। अब पिटोगे कौन, तुम, है ना। क्यों, क्योंकि तुमको कंपेयर किया जा रहा है शर्मा जी के लड़के से, है ना, कि भाई शर्मा जी के लड़के से तुम कितने अलग हो, तुम कितने डेविएटेड हो, है ना, तुम्हारी क्या हरकतें हैं जो उनसे अलग है। तो इस टॉपिक में भाई हमें यही बात करनी है कि ये जो हमारी शर्मा जी के लड़का है, इससे तुम लोग कितना अलग हो, कितना एक रियल गैस आइडियल गैस से डिफरेंट बिहेव करती है, कितना एक रियल गैस आइडियल गैस से अलग होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था अभी कि आइडियल गैस तो हर कंडीशन पे क्या फॉलो करेगा, सारे गैसेस लॉस फॉलो करेगा, बट रियल गैस के पास तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना, उसको करना ही नहीं है ना, वो अपनी मर्जी का मालिक है, तो वो किसी कंडीशन के ऊपर है, हर कंडीशन के ऊपर आइडियल गैस को फॉलो नहीं करता, ठीक। अगला पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आइडियल गैस है हमारी, ठीक है, अगर एक रियल गैस को आइडियल गैस जैसा बिहेव करना है तो किस कंडीशन पे करेगा, वो हाई टेम्परेचर पे और बहुत ही कम प्रेशर पे, ठीक है। एक आइडियल गैस आपको मैं बता देती हूँ कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भाई जो आइडियल गैस है ना उसको लिक्विफाई नहीं होने देना। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो काहे की गैस बची वो, है ना। तो वैसा ही है कि आइडियल गैस कभी लिक्विफाई नहीं होती, और अगर हम चाहते हैं कि एक रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करे तो हम क्या चाहेंगे कि रियल गैस भी लिक्विफाई नहीं हो, और लिक्विफाई कब नहीं होगी, जब प्रेशर कम रहेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए मैंने इसको देखो बोल्ड भी किया है। 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा कि एक आइडियल गैस को अगर एक रियल गैस को अगर आइडियल गैस जैसा बिहेव करना है, ठीक है, आपको अगर शर्मा जी के जैसे लड़के के जैसा बिहेव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शांति से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, मटर गश्ती कम करनी पड़ेगी। तो वैसा ही है कि एक रियल गैस को अगर आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो करना पड़ेगा तो उसको क्या, किस कंडीशन पे कर पाएगा वो, कि टेम्परेचर उसके लिए क्या हो, हाई हो, और प्रेशर उसके लिए क्या हो, कम हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है इसी का जस्ट ऑपोजिट पॉइंट हमने लिखा है कि डेविएशन कब शो करेगी, जब प्रेशर कम हो जाए और हाई प्रेशर हो जाए, है ना। तुम शर्मा जी के लड़के जैसा क्यों नहीं बिहेव कर पा रहे, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, मौज मस्ती ज्यादा और पढ़ाई कम, है ना, जो होना चाहिए उससे उल्टा। तो बिहेव करने के लिए आइडियल गैस जैसा प्रेशर को क्या होना चाहिए, कम, और टेम्परेचर को हाई, लेकिन डेविएशन के लिए ऑपोजिट कंडीशंस जो आपको दिख रही हैं, है ना। चलिए अब एक यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई कैसे एक रियल गैस आइडियल गैस से अलग है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 2 तरह की वॉल्यूम्स की हम बात करेंगे, एक रियल वॉल्यूम होती है, एक आइडियल, मतलब रियल गैस की वॉल्यूम और आइडियल गैस की वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, P और V आपस में क्या होते हैं, हमने पढ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो उनका जो हमने ग्राफ पढ़ा था वो कैसा ग्राफ पढ़ा था, ऐसे हाइपरबोलिक कर्व। तो ये जो आप यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये किसके लिए ग्राफ है, ये आइडियल बिहेवियर का ग्राफ है, कि अगर एक गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी तो वो इस तरह का ग्राफ शो करेगी। बट बाकी दोनों देखो कैसा, 2 और ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, वो क्या हो गए, अगर एक गैस ये वाला ग्राफ फॉलो कर रही है मतलब वो आइडियल गैस, ये वाला ग्राफ फॉलो नहीं कर रही मतलब वो क्या हो गई, रियल गैस। तो ऊपर वाला अगर आप कंडीशन देखो तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, और नीचे जो आ गया इसके ये हो गया हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। तो डेविएशन भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन देखो उसका ग्राफ ऊपर गया, ठीक है, आइडियल गैस ग्राफ से, और जो नेगेटिव डेविएशन है उसका ग्राफ नीचे गया,
ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इतनी सी बात है। ये वाला पॉइंट अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करती हूँ। ठीक है, अब ये जो डेविएशन है ना, इसको मेजर करने के लिए कोई पैरामीटर भी होना चाहिए, है ना। अब तुम्हारे पेरेंट्स ने भाई तुमको बोला कि तुम शर्मा जी के लड़के से अलग हो, है ना, उन्होंने जजमेंट कैसे किया ये, है ना, उनको सपना तो नहीं आया, है ना, उन्होंने किसी बेसिस पे तो इवैल्यूएट किया कि भाई वो लड़का अच्छा है, तुम हो एक नंबर के, है ना, घूमने फिरने वाले इंसान, राइट। तो अब भाई उन्होंने इवैल्यूएट कैसे किया, तो उन्होंने इवैल्यूएट कैसे किया, उन्होंने देखा तुम्हारे मार्क्स कंपेयर किए, शर्मा जी के बेटे के मार्क्स कंपेयर किए, तो क्या देखा उन्होंने, भाई उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तुम्हारे कम है, मतलब तुम गड़बड़ हो, है ना, वो लड़का सही है। तो ऐसे ही एक रियल गैस और आइडियल गैस का डेविएशन जो भी है हमारा, उस डेविएशन को, है ना, उस डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी तो कोई पैरामीटर होना चाहिए। तो वो जो पैरामीटर होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसके बेसिस पे हम ये मेजर करेंगे कि भाई कैसे एक रियल गैस आइडियल गैस से अलग है ना, कितना अलग है ना। तो वो सब हम मेजर करते हैं Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में। तो देखिए डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि हमारे पास ये क्या है, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द आइडियल वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। एक गैस है मेरे पास, जब वो रियल गैस जैसा बिहेव कर रही है, ठीक है, तो उसकी कुछ वॉल्यूम होगी, राइट, और उसी गैस को अगर मैं आइडियल कंडीशंस मतलब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे बिहेव कराऊं तो वो आइडियल जैसा बिहेव करेगी। इन दोनों का जो रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से डिनोट करते हैं, है ना। सो मैथमेटिकली Z क्या है, रेशो ऑफ V रियल ओवर V आइडियल, है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारा पॉइंट, ठीक है, मैं अलग से दोबारा भी लिख देती हूँ, ठीक है, लिख भी दिया है कि Z हमारे पास क्या है, Z इज आपका V रियल ओवर V आइडियल, है ना। और V आइडियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था कि PV भाई किसके इक्वल है, nRT के इक्वल है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू nRT अपॉन P, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या कर दिया, V आइडियल को रिप्लेस कर दिया किससे, nRT अपॉन P से, है ना। तो एक और तरीका हमारे पास बन गया Z को एक्सप्रेस करने का। अब जब ये Z 1 के इक्वल होगा, ठीक है, whenever this Z is equal to 1, Z 1 के इक्वल हो गया मतलब PV nRT के इक्वल हो गया, गैस क्या हो गई हमारे पास, आइडियल गैस हो गई। तो एक आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, और अगर Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, 1 से कम हो 1 से ज़्यादा हो बट 1 नहीं हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रियल गैस, ठीक है। तो एक परफेक्ट बिहेवियर के लिए Z 1 होना चाहिए, आइडियल बिहेवियर के लिए Z 1 होना चाहिए, बट एक रियल गैस जो होती है उसके लिए Z की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू 1 होती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए दो चीजें हो सकती हैं, अगर Z 1 के इक्वल नहीं है, है ना, तो या तो Z 1 से ज्यादा होगा या Z 1 से कम होगा। अगर Z 1 से ज्यादा है तो क्या बात होगी, और Z 1 से कम है तो क्या कंडीशंस होंगी। तो Z अभी हमने देखा कि Z किसके इक्वल है, Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल, ठीक है। तो Z की वैल्यू अगर हमें इंक्रीज करनी है, ज्यादा हो, है ना, तो कब ज्यादा होगी, जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, है ना। ये वैल्यू अगर 50 हो, ये वैल्यू अगर 10 हो, तो ये तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 से ज्यादा मिलेगी ना, सीधी सी बात है ना, ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो V रियल शुड बी ग्रेटर, और Z की वैल्यू अगर मुझे कम चाहिए, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से अगर कम चाहिए तो देखो अगर मैं 10/50 कर दूं, ऐसा कर दूं, है ना, V रियल को कम कर दूं और V आइडियल को बढ़ा दूं, तो आंसर 0.5 मिलेगा, 1 से कम मिलेगी मुझे वैल्यू, है ना। तो Z लेस देन 1 मतलब आइडियल वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, और Z ग्रेटर देन 1 के लिए रियल वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, और इस कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल में ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अगर Z ग्रेटर देन 1 है, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है ना, रिपल्शन है पार्टिकल्स के बीच में, है ना, दो चीजें आपस में बहुत लड़ते हैं, है ना। मान लो दो लोग हैं आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे हो, तुम हो और तुम्हारा सिबलिंग है ना, हमेशा एक दूसरे को मुक्का मारना, लात मारना, भाई यही करते रहते हो। तो क्या तुम्हें एक कमरे में अगर छोड़ दिया जाए, है ना, 10 घंटे के लिए, क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे, नहीं, है ना। बट यही बात अगर हम क्या करें, तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक साथ रूम में बंद कर दें, आप बोलोगे 10 क्या 20 घंटे भी छोड़ दो, है कि नहीं। तो मतलब जहाँ पे अट्रैक्शन होगा, जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे,
वहाँ पे मिल बांट के दो जो गैसेस होंगी वो रह सकती है और गैस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपस में बनती ही नहीं है तो गैस के पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इन गैसेस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्योंकि इन गैसेस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते इसलिए इन गैसेस को क्या बोला जाता है, परमानेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, दीज आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। बट यही बात अगर हम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करते हैं, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, इनके लिए Z<1 होता है, इसीलिए ये गैसेस शो कर सकती हैं लिक्विफिकेशन। ऐसे गैसेस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और इनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं नेगेटिव डेविएशन, है ना, राइट। नोट कीजिएगा। चलिए अब देखिए कैसे हम इसी चीज को ग्राफिकली समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द ग्राफ। यहाँ पे हमें अलग अलग गैसेस के लिए ये ग्राफ दिख रहा है ना, P वर्सेस V ग्राफ है यहाँ पे और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है। तो ये हमें पैरामीटर दिया हुआ आइडियल, ठीक है, कि यहाँ पे देखो भाई आइडियल गैस के लिए ये कर्व हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है Z की वैल्यू कितनी है, 1। अब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उसको हमने बोला पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, और लेस देन क्या होगी, 1 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो ये गैसेस जिनके लिए Z लेस देन 1 है ये क्या शो कर रही हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं। और ऊपर वाली जो गैसेस जिनके लिए क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, जिनके लिए क्या हो रहा है आपका Z जो है वो ग्रेटर देन 1 है, वो क्या शो करेंगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी, है ना। तो एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बताती हूँ, आपसे कोई पूछे इन गैसेस में सबसे ज्यादा लिक्विफाई आप किसको करते हो, कर पाओगे, तो आपने अभी क्या पढ़ा, नेगेटिव डेविएशन वाली गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है, बट जो पॉजिटिव डेविएशन गैसेस शो करती है उनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, है ना। तो कंपैरिजन का पैरामीटर क्या है कि मोर विल बी नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, मोर विल बी नेगेटिव डेविएशन, जितना ज्यादा नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव डेविएशन होगा, जितना ज्यादा ये डिप दिखेगा कर्व में, ठीक है, ये जितना ज्यादा डिप दिखेगा कर्व में मतलब उतनी ज्यादा नेगेटिव डेविएशन, और जितनी ज्यादा नेगेटिव डेविएशन होगी मोर विल बी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, मोर विल बी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ठीक है। एक गैस को हम उतना इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उतना इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं जितना ज्यादा हमें यहाँ पे डिप दिखेगा कर्व के अंदर, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है CO2 जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, मोस्ट लिक्विफिकेबल गैस, ठीक है। ये गैस हमारे पास क्या हो गई, सबसे इजीली लिक्विफाई की जा सकती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन, सबसे ज्यादा डिप शो करती है ना। चले नेक्स्ट आती है हमारे पास वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब भाई देखो हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास जो गैस है, ठीक है, एक रियल गैस है, एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस बड़ी अच्छी गैस है ना, गैसेस लॉज फॉलो कर रही है, गैसियस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रही है। तो आइडियल गैस इक्वेशन थी हमारे पास PV वॉज इक्वल टू nRT। बट यही बात अगर मैं रियल गैस के लिए करूं, अब भाई रियल गैस तो ये इक्वेशन फॉलो करेगी नहीं, ये इक्वेशन तो किसके लिए थी, आइडियल गैस के लिए थी। तो रियल गैस जिन इक्वेशंस को फॉलो करती है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज रियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को रियल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है। ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाली इक्वेशन लगेगी आपको, है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। P वही है, V वही है, nRT वही है, एडिशनली हमारे पास ये टर्म आ गई और एक ये NB वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे N जहाँ पर भी लिखा है N का मतलब तो वही मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास A और B, ठीक है। दीज A एंड B आर नोन एज वॉन डर वॉल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, वॉन डर वॉल कॉन्स्टेंट, ठीक है। दीज आर नोन एज वॉन डर वॉल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अगर मैं 1 मोल की बात करती हूँ, 1 मोल के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस A अपॉन V², इधर हो गया V माइनस B विल बी इक्वल टू
RT. So this is our ideal this is our real gas equation कि एक रियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है, आइडियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, बट रियल गैस इस इक्वेशन वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को फॉलो करेगी. ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये A और B क्या है ना. इन जनरल मैंने आपको बताया कि A और B क्या होते हैं. A और B होते हैं वॉन डर वाल कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, A जो है आपको ये किसके बारे में बताता है. दिस इज नोन एज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉन डर वाल कॉन्स्टेंट्स. एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉन डर वाल कॉन्स्टेंट्स. तो पहला जो कॉन्स्टेंट है A, ठीक है, ए, ये आपको किसके बारे में बताता है, अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जितना ज्यादा वैल्यू होगी ए की उतनी ज्यादा इजीली एक गैस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं. ठीक है, क्यों लिक्विफाई कर सकते हैं, क्योंकि ए आपको किसके बारे में बताता है कि गैसेस के बीच में कितने इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, बहुत सिंपल सी एक बात बताती हूँ. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, है ना. अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट है ना, क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है. बट अगर मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर दूं तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, गैस पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं. ठीक है, तो ये क्लोज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, है ना. जब तक पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, और जब तक वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे उनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते. बड़ी सिंपल सी बात है ना. तो जितना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे उस गैस का कंप्रेसिबिलिटी, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, उसका लिक्विड में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो ए हमें किसके बारे में बताता है, ए हमें बताता है गैस पार्टिकल्स के ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के बारे में. और बी हमें किसके बारे में बताता है, अभी बताएंगे. बी इज नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑल्सो नोन एज को वॉल्यूम. इसको और क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज को वॉल्यूम, एंड दिस टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है. ठीक है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, B की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, है ना. तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया भाई यहाँ से, A हमें बताता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में पार्टिकल्स के, और B हमें बताता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में. ठीक है, तो अगर हम बात यहाँ से करते हैं यूनिट्स की. ठीक है, A और B की अगर मुझे यहाँ से क्या बताने हैं, यूनिट्स बताने हैं. ठीक है, तो यूनिट्स हम देखो कैसे बताएंगे. अभी हमने लिखा था, एक इक्वेशन लिखी थी, P प्लस AN² अपॉन V² V माइनस NB इज इक्वल टू nRT. ठीक है, अब ये जो पूरी टर्म है ये किसकी टर्म है, हमारे पास प्रेशर की टर्म है. ठीक है, तो यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये जो पूरी जो टर्म है इसकी जो यूनिट्स होंगी वो रिलेटेड टू प्रेशर होंगी. तो A की यूनिट्स क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो P, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV² अपॉन N². क्या हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं A की यूनिट्स को. ठीक है, A की यूनिट्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर में, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, है ना. तो प्रेशर की यूनिट हो गई ATM, वॉल्यूम स्क्वायर लीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स, है ना, मोल -2. ये हो गया हमारे पास. यहाँ से हम देख के क्या बता सकते हैं. ठीक है, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने क्या किया, इसको 0 के साथ इक्वेट किया और फिर A की वैल्यू देख ली. यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, V माइनस NB को 0 के साथ इक्वेट करो, V विल बी इक्वल टू N इंटू B. तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन N, मतलब लीटर अपॉन मोल, लीटर पर मोल. तो यहाँ से यूनिट्स आ गई हमारे पास वॉन डर वाल कांस्टेंट B की, है ना. तो हम A और B दोनों की यूनिट्स कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इस रियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, है ना. नोट कीजिएगा जल्दी से इसको. अब देखिए, ये तो सारी बात हो गई थ्योरी की. ठीक है, मैं जल्दी से आपको, इससे पहले हम आगे क्वेश्चंस पे स्टार्ट करें. ठीक है, इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. आप खुद देखिएगा, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, अभी मुझे बस क्या बताना है आपको, मैं फटाफट से अपनी एक टेलीग्राम आईडी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. ठीक है, सो मेरी जो टेलीग्राम आईडी है दैट इज Sakshi_chemistry.
ठीक है, आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको डिफिकल्टी आ रही हो यू कैन डिस्कस ऑन दिस आईडी, है ना, साक्षी_केमिस्ट्री। ओके, चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 35 on 35 गारंटेड, तो उसके लिए सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ज़रूरी हैं, है ना। सारे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है ना। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस में से ही है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए भाई, जब भी आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या देखना है, सबसे पहली अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है ना। तो गिवन क्या है, देखो पहली चीज हमें टेम्परेचर गिवन है, एक फिक्स टेम्परेचर गिवन है, कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हमें गिवन है ना। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या गिवन है, इसके अलावा हमें कह रहा है कि गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है 500 डेसीमीटर क्यूब से 200 डेसीमीटर क्यूब। मतलब मैं बोल दूं कि इनिशियल जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दी हुई है, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है 500 डेसीमीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, कितनी है 200 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 200 डेसीमीटर क्यूब, राइट, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। अब पहला जो प्रेशर दिया हुआ है हमें P1, वो कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 1 बार। ठीक है, दिस इज 1 बार, और हमें ये बताना है कि कितना हमारे पास मिनिमम प्रेशर होगा कि हम एक गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस ही तो कर रहे हैं ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो P2 जो है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है ना। अब एक ही टेम्परेचर दिया है, दूसरे टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब ये जो टेम्परेचर है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है हमने पढ़ा था अभी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हम किसी फॉर्मूला में पुट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो करना क्या है, बस आपको P1 की वैल्यू दी हुई है आपको 1, और V1 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 500। ठीक है, P2 जो है आपको फाइंड करना है, और V2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 200। ठीक है, तो यहाँ से जो P2 की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 500/200 विच इज इक्वल टू 2.5, और यूनिट्स क्या हो जाएंगी, बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर P1 की जो यूनिट थी, पहले वाले प्रेशर की यूनिट क्या थी, बार, तो यहाँ से भी ये यूनिट क्या हो जाएंगी आपके पास, ये यूनिट भी आपके पास हो जाएगी बार। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे सब लोग ये बात। तो ठीक है, बड़ा आसान है, कोई खास इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा रिलेशन था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। नोट कीजिएगा। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है कि क्या फाइंड करना है और क्या क्वेश्चन में गिवन है, और यूनिट्स का ध्यान रखना है ना। हो सकता है कि आंसर आपसे पूछा होता कि नहीं जी हमको आंसर बार में नहीं चाहिए, हमको आंसर चाहिए ATM में, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इस बार को आपको ATM में कन्वर्ट करना पड़ता, बस, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees Celsius itself. What would be its pressure? Again same type का question है। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास फिक्स्ड है, एक वॉल्यूम दी है, दूसरी वॉल्यूम दी है, एक प्रेशर दिया है, दूसरा प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो वही करना है इसमें भी हमें। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियल जो प्रेशर दिया हुआ है वो कितना है 1.2, और इनिशियल जो वॉल्यूम हमें दी हुई है वो कितनी है हमारे पास, देखो 120 ml। ठीक है, नया जो प्रेशर है हमारे पास वो हमें फाइंड करना है एज पर द क्वेश्चन, और नई जो कंटेनर है उसकी वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास 180। क्या यहाँ से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। P2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 12 × 12 लिख देती हूँ मैं इसको। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 180। इसको जस्ट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बार में, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड इतना तो हम जानते हैं, इतना तो हम खुद कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन।
2.9 gram of a gas at 95 degrees Celsius occupied the same volume as 0.184 gram of dihydrogen at 17 degrees Celsius at the same pressure. What is the molar mass of the gas? अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, देखो क्या क्या चेंज हो रहा है ना। वेरिएबल क्या क्या है मैं ऐसा लिख लेती हूँ, ठीक है। वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पे, मास, ठीक है। और क्या वेरिएबल है, क्या टेम्परेचर वेरिएबल है, बिल्कुल है। एक टेम्परेचर हमें 95 दिया हुआ है, दूसरा टेम्परेचर हमें 17 दिया हुआ है, तो और दूसरा वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है भाई। और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स को भी मैं एक साथ लिख देती हूँ। मेरे पास कांस्टेंट चीजें क्या क्या है, कांस्टेंट में मेरे पास वॉल्यूम है और दूसरा कांस्टेंट में मेरे पास क्या है, प्रेशर है। अब क्या करें, हमने तो ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है क्या, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट हो, मास और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ी है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक, यही इक्वेशन है हमारे पास, PV इज इक्वल टू nRT। अब जब भी आपके पास ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप्स नहीं होते किन्हीं दो प्रॉपर्टीज के बीच में, आपको बस क्या करना है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट्स को एक तरफ कर दीजिएगा और वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो। तो वेरिएबल में कौन है, मास और टेम्परेचर, और कांस्टेंट में कौन है हमारे पास, वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रेशर एक तरफ हो गया, ठीक है। आर जो है ये भी एक कांस्टेंट है, तो मैं एक इक्वेशन बना देती हूँ, PV अपॉन आर इज इक्वल टू, एन को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, तो ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। एन को हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गैस तो सेम है, पहली वाली कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन में मास चेंज हो रहा है गैस का, लेकिन मोलर मास तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे m चला गया और इधर हमारे पास क्या बच गया, इधर हमारे पास बच गया W और इधर हमारे पास बच गया T, है ना। ये सारे वैल्यूज एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या, WT, है ना। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकती दैट W1 T1 विल बी इक्वल टू W2 T2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। इनिशियली गैस का मास कितना था, 2.9, और जो टेम्परेचर था वो कितना था, 95 डिग्री सेल्सियस। बट द प्रॉब्लम इज, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 273 के साथ ऐड करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन कन्वर्ट इट टू केल्विन। कितना हो जाएगा ये, 368 केल्विन। भाई कैलकुलेशन चेक कर लेना, कभी कभी गलती हो जाती है कैलकुलेशंस में, है ना। तो 368 हो गया यहाँ से, राइट। W2 हमें कितना दिया हुआ है यहाँ से, W2 ऑफ अच्छा, ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज इतने ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब यहाँ पे मैं इसको W1 अपॉन M1 ही लिख लेती हूँ, क्योंकि गैस चेंज हो रही है, सॉरी आई मिस इंटरप्रेटेड, ठीक है। मास इज चेंजिंग, है ना, तो इस मास को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इस मास को यहाँ से हटा दो। मोलर मास मुझे पता नहीं है गैस का, इसको मैं M1 ही पुट कर लेती हूँ, ठीक है। ये बात हो रही है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, है ना। तो हाइड्रोजन का गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का गिवन मास दिया हुआ है 0.184, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, H2 है, तो इसका मोलर मास 2 हो जाएगा। और T2 हमें कितना दिया हुआ है, 17, तो 17 में हम क्या कर देंगे बच्चों, 273 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 290 केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 290 केल्विन। गॉट इट, समझे कि नहीं। थोड़ा सा और क्लियर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऊपर, ठीक है। क्या क्या चेंज हो रहा था, दो अलग अलग गैसेस थी, तो मोलर मास चेंज हो रहा है, गिवन मास तो चेंज हो ही रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। तो जो चीजें सेम थी उनको एक तरफ रख दिया, जो चीजें कांस्टेंट थी उनको हमने एक तरफ रख दिया, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम और R ये कांस्टेंट था, नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास अपॉन मोलर मास ये चेंज हो रहा था, तो इसको हमने एक तरफ लिख दिया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं W1 अपॉन M1 इंटू T1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू T2, और ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से मैं कैलकुलेट करके मोलर मास ऑफ दिस गैस आई कैन फाइंड इन ग्राम्स। बस सरल है, इजी है, देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगाड्रोज नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स इफ 10⁻10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड। देखो कोई केमिस्ट्री नहीं लगनी इसमें, सिंपल मैथ्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 1 एवोगाड्रोज नंबर को, व्हीट ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
1 एवोगैड्रोस का मतलब कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। इतने व्हीट ग्रेन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना टाइम लगेगा? अगर हर सेकंड में हम कितने ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 10⁻10 ग्रेन्स को, ठीक है। तो 10⁻10 जो 10 ग्रेन्स है, ठीक है, 10⁻10 जो 10 ग्रेन्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। ये तो दिया है ना क्वेश्चन में कि 10⁻10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड। हर एक सेकेंड में हम इतने ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ जो ग्रेन्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्रेन्स, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/10⁻10 भाई आपसे पूछा जाता है ना, जैसे यूनिटरी मेथड मतलब आपको बोल दिया जाएगा कि 5 पेंसिल्स की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है तो बताइए 10 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो आप क्या करते हो, 5 की कॉस्ट कितनी है, 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है 10, तो आप 1 की कैलकुलेट करते हो 10/5 और 10 पेंसिल्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हो। यही करते हो, तो बस यही करना है यहाँ पे हमें, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पे हमें करनी है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि 10⁻10 ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 सेकेंड लगता है, तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? तो बस मैंने यही किया 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ गया? 6.022 10⁻13 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन आप देख लेना आपको किस में पूछा है। मिनट्स में पूछा है तो 60 से डिवाइड कर दो, आवर्स में पूछा है तो डिवाइड बाय और 60 कर दो, आ जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, है ना। तो सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई, अब आ गया हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और होता क्या है केस बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो देखिए, एक केस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको क्या गिवन होता है, आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा और उस पैराग्राफ में आपको सारे हिंट्स दिए होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। सब कुछ गिवन होगा, है ना। जैसे इंग्लिश में नहीं करते थे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, है ना, तो हम पहले पैसेज पढ़ते थे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, तो बस वही करना है यहाँ पर भी हमें इस पैसेज को, ये जो गिवन पैराग्राफ है इसको बहुत केयरफुली पढ़ना है और यहीं पे सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे इसी पैराग्राफ के अंदर हिडन होंगे। सो लेट्स रीड इट फर्स्ट। If a hydrogen atom is bonded to a highly electronegative element such as fluorine, oxygen, nitrogen, then the shared pair of electron lies more towards the electronegative atom. shared pair electrons क्या होते हैं कि मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB, एक जो बॉन्ड है, एक जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, जिसमें से एक A का इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा B का इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट होगा वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, है ना, जिसकी वजह से A पे पार्शियल पॉजिटिव और B पे पार्शियल नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से की थी। Coming back, so the shared pair of electron lies more towards the electronegative element. This leads to polarity in the bond in such a way that a slight positive charge gets developed on hydrogen atom like this. ठीक है, ये पार्शियल को इन्होंने डिनोट किया है D से, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, जबकि फ्लोरीन, है ना, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। फ्लोरीन हाइड्रोजन में भी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। एंड नाइट्रोजन वाले केस में भी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव। Such a bond between the hydrogen atom of one molecule and more electronegative atom of the same or another molecule is called hydrogen bond. जैसा आपको बताया था कि जिस एटम पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव आया तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसको हम डाइपोल फोर्स बोलेंगे, और उसमें भी एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। चले अब मूविंग टू द क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो पहले केस में हाइड्रोजन के साथ कौन है, कार्बन, ठीक है। दूसरे में हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, है ना। और लास्ट है CH Cl3, इसमें हमारे पास कार्बन है और कौन है हमारे पास, क्लोरीन, है ना। अब इसने क्या बोला कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होने ज़रूरी है, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट्स होना ज़रूरी है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो पहले में कोई भी नहीं है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ना ही इसमें है, ठीक है। सिर्फ इनमें से जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वाटर। देखो क्वेश्चन हिडन, आंसर हिडन था किसमें, क्वेश्चन में ही हिडन था, है ना। चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन। अब उसी क्वेश्चन को कि किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा पूछने का तरीका अलग है ना। देखो होता क्या है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो भी उतनी ज़्यादा होगी, सरफेस टेंशन है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये डिपेंड करती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी ज़्यादा इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में नहीं है बेसिकली, है ना। तो वाटर है, ठीक है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मिथाइल अल्कोहल इज CH3OH, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो है, ये OH बॉन्ड जो है इस OH की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ऑल्दो CH3 विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट पहला CH3OH और दूसरा CH3OH, है ना, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो OH ग्रुप की वजह से जहाँ कहीं भी OH ग्रुप्स होंगे, एल्कोहल्स हो गए हमारे पास, वाटर में भी OH बॉन्ड रहेगा, वहाँ पे सब जगहों पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन HCl में नहीं है क्योंकि क्लोरीन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज HCl। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अफेक्ट नहीं होगा। अगेन सिंपल क्वेश्चन, यहीं से आपको आंसर भी मिल रहा है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रीड कीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनयूजुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिजल्ट ऑफ। अभी बता कर चुकी हूँ मैं ये पॉइंट भी कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो कह रहे हैं कि जो वाटर है उस वाटर के अंदर जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो किसकी वजह से होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल देखो ये है, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज द थर्ड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है ना। इन एक मॉलिक्यूल के अंदर तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा। हाँ, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ और इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये किसके बीच में बनेगा, यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा, इसलिए इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो वो इंट्रा होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है ना। और एक पॉइंट हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एक इंटर और एक इंट्रा, ठीक है। इंटर वाली जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कौन सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बनता है, मतलब इंटर वाला एज कंपेयर टू द इंट्रा वन। ठीक, चले अगला क्वेश्चन इसी में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हाईएस्ट अमंग HF, HCl, HBr और HI। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, हैलोजन फैमिली के कंपाउंड्स है। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन सबसे ज़्यादा क्यों होता है ना। कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें प्रेजेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट है HCF इज हाईएस्ट वॉन डेर वाल फोर्सेज एंड डाइपोल मोमेंट,
ठीक, एक तो ये बात बोल रहा है। अब कौन सा वॉन डर वॉल फोर्स इसने क्लियर नहीं किया है ना, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। दूसरा है HF हाईएस्ट लंडन फोर्सेस, नहीं सिर्फ लंडन फोर्सेस तो नहीं होते जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नेक्स्ट है HF हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, देखिए बच्चों, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंडेंट होता है। तो क्योंकि फ्लोरीन इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। हाईएस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता ही है ना, HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप का क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ही तो है। तो यस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन भी है। और देखो, ये लंडन फोर्सेस सब जगह प्रेजेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये अराइज करते हैं अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और एटम्स में, एटम्स तो सब में ही होते हैं ना, हर मॉलिक्यूल एटम से बना है, तो लंडन फोर्सेस तो सब जगह होंगे, प्लस इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है ना। तो मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल इसमें मुझे तो C दिख रहा है ना। लास्ट है हमारे पास HF है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस लाइक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये गलत हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल तो नहीं होता है ना इसके अंदर, है ना। तो द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज ऑप्शन नंबर C वाला जो है हमारे पास, ये सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है ना। कई बार क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाला है, ये भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ना, तो चॉइस हमारे पास आ जाती है सही और ज्यादा सही के बीच में, है ना। तो ज्यादा सही वाला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन C था, इसीलिए हमें ऑप्शन C को मार्क करना है, समझे। चले, आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये ध्यान देना, कभी कभी हम ट्रू देख लेते हैं, नॉट पढ़ते नहीं और फटाफट आंसर मार्क कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला है हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। अभी तो बताया, ठीक है। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, और ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो कह रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। तो हाँ, सही है, ठीक है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही तो बनेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन हमें बतानी है नॉट ट्रू, ना कि ट्रू, है ना। कई बार हम सिर्फ ट्रू पढ़ते हैं और फटाफट पहली स्टेटमेंट को देख के मार्क कर देते हैं, तो ऐसी सिली मिस्टेक बच्चे लोग हमें नहीं करनी है। दूसरा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड विद इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। ये स्टेटमेंट तो गलत है ही, ऊपर वाली सही है तो नीचे वाली तो गलत होगी ही। इंट्रा का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, ठीक है, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें एक ही मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, दिस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज इंट्रा, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, गलत हो गई, राइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B, क्योंकि हमें यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी भी चेक कर लेते हैं। सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्टेटमेंट सही, ठीक है। और ये है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। जैसा मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ये सब चीजें हमारे पास बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आती हैं। तो हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आएगा तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। तो देखो, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें कॉन्सेप्ट का, और बाकी का हमें पैसेज के अंदर मिलेगा ही, है ना, बाकी का सॉल्यूशन, बाकी के हिंट्स। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। वापस से मैं एक बार आपको अपने टेलीग्राम आईडी शेयर कर देती हूँ। मेरी टेलीग्राम आईडी है SAKSHI_chemistry। आप चाहे तो इस पे अपने डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी फिर बच्चों हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसका हम जल्दी से एक वन शॉट रिवीजन करेंगे, राइट, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।